नमस्कार, आप देख रहे हैं जी पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हूं आपके साथ श्रमित चौधरी, लेकर ये खास कार्यक्रम खबरों में आज। और रोज की तरह हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ेंगे। आज हमारे साथ होंगे कुलबीर दीवान पंजाब की खबरों के लिए, हरिराम मिश्रा हरियाणा की खबरों के लिए और विशाल द्विवेदी हिमाचल की बड़ी खबरें हमें बताएंगे। तीनों सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ गेस्ट जुड़ेंगे। हमीर सिंह होंगे असिस्टेंट एडिटर पंजाबी ट्रिब्यून से, उनके साथ हम खबरों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम चलते हैं अपने सहयोगी कुलबीर दीवान के पास, जो हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। जी कुलबीर। शमित, पंजाब की सबसे बड़ी खबर पर यदि आज हमारी नजर रहेगी तो वो यही रहेगी कि कांग्रेस ने जिस तरह से खडूर साहिब का जो उपचुनाव है उससे कहीं ना कहीं हाथ पीछे खींच लिए हैं, तो आगे क्या समीकरण बनेंगे, क्योंकि कांग्रेस के अपने ही लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं। जगमीत बराड़ ने सरेआम जो ट्वीट करके इस फैसले पर अफसोस जाहिर किया है और कहीं ना कहीं निशाने पर लिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह को। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के और भी नेता इसी तरह से मुखर होकर इस फैसले का विरोध करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की आपसी गुटबाजी जो है उसकी वजह थी शमित, जो पिछली बार जो सत्ता हाथ में आते आते रही थी, और इस बार भी क्या उसी तरह के हालात इस तरह के फैसलों से पैदा हो सकते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि अब अंदरूनी तौर पर कांग्रेस में क्या हलचल, क्या उथल पुथल बनती है इस फैसले के बाद। और इसी से दूसरा रिलेटेड यदि कोई खबर है तो वो ये हो सकती है कि जो कांग्रेस के मैदान छोड़ने से जो खडूर साहब का बाई इलेक्शन है उसमें अकाली दल के सामने कोई बड़ी चुनौती नहीं रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही इस चुनाव से किनारा कर चुकी है और कुछ निर्दलीय जो हैं वो अब अकाली दल के सामने हो गए। तो अकाली दल के लिए ये कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, या फिर रणनीति में जो है वो बदलाव करना होगा अकाली दल को, वो देखने वाली बात होगी। उसके आगे समीकरण क्या रहेंगे, किस तरह से अकाली दल की रणनीति जो है वो रहेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। तीसरी बड़ी खबर की यदि हम पंजाब की बात करें तो मोगा में आज गांव जो डुड़ी के है, जो लाला लाजपत राय का गांव है, वहां पर जो सुखबीर बादल ने जाना है, जो उप मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वहां पर उनको याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके अलावा वहां पर कहीं ना कहीं जो उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल हैं वो चुनावी बातें भी कर सकते हैं सरकार की तरफ से, जो एक जनता को जो एक सुविधाएं हैं उस क्षेत्र की, हो सकता है कि उसका भी कुछ ऐलान करें, या लाला लाजपत राय के गांव को कोई विशेष वो सुविधा या किसी और तरह से विशेष कोई वहां पर योजना जो है वो हो सकता है कि वो उस चीज का ऐलान करें, क्योंकि लाला लाजपत राय का एक बड़ा नाम है, चाहे वो राजनीति की बात करें या फिर देशभक्ति की बात करें, काफी बड़ा नाम है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पंजाब सरकार जो है इस नाम को भी भुनाने की इस चुनावी मौसम में कोशिश करेगी। और इसके अलावा बादल मुख्यमंत्री जो है प्रकाश सिंह बादल, वो पीजीआई में भर्ती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी आज जो है हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि उनके हालात में कुछ सुधार हुआ है। अब उनको प्राइवेट वार्ड में जो है शिफ्ट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं उम्मीद एक नजर आ रही है कि जल्द ही स्वस्थ होकर पंजाब की सेवा में फिर से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल लग जाएंगे। और इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर हो सकती है पंजाब में जिस पर आज हमारी नजर रहेगी, वो ये कि कैप्टन अमरिंदर सिंह आज NSUI के स्टूडेंट से पंजाब यूनिवर्सिटी में चर्चा करेंगे, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह समझते हैं कि युवा जो है एक बड़ी ताकत है, ना कि पूरे देश की बल्कि पंजाब की भी। जी ठीक है, चलिए कुलबीर, आपने हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताई। अब हम चलते हैं हरिराम मिश्रा के पास, जो हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे। जी हरिराम। श्रमित, अगर हरियाणा की बड़ी खबरों की बात करें तो आज पंचायत जो इलेक्शन हुए थे उनकी आज मतगणना हो रही है। 8 बजे से ही मतगणना शुरू हो गई है। इसमें ब्लॉक समिति और जिला परिषद के जो वार्ड और चेयरमैन का होगा, जो आज का परिणाम निर्धारित करेगा। तो पूरी नजर है यहाँ पर मतगणना स्थल पर। काफी सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया हुआ है। किसी भी तरह से जो है मोबाइल फोन और तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो कि व्यवधान उत्पन्न करे मतगणना में, उनके ऊपर रोक लगाई गई है। मतगणना शुरू होने की उम्मीद की जा रही है कि अब से कुछ आधे या 1 घंटे के बाद पहला परिणाम भी यहाँ पर आ सकता है। अगर दूसरी खबर की बात करें तो आज चलिए, हरिराम मिश्रा से थोड़ा संपर्क करने में दिक्कत आ रही है। हम चलते हैं विशाल द्विवेदी के पास, जो हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। जी विशाल।
श्रमित, हिमाचल की सबसे बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई है। राजनीति की खींचातानी के चलते पिछले तकरीबन 6 साल पहले हिमाचल को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अलॉटमेंट हुई थी, पर पिछले 6 सालों से दोनों जो राजनीतिक दल हैं, भाजपा और कांग्रेस, आपस में ऐसी खींचातानी चल रही है जिसके चलते अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो जमीन है, कहां पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, उसी को अभी तक निश्चित नहीं कर पाए हैं। तो जहां ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अध्ययन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रहेगी, वहीं दोनों ही राजनीतिक दल और राजनीतिक दल के ये जो नेता हैं, गद्दावर नेता हैं, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कहीं ना कहीं अपनी एक पॉलिटिकल माइलेज के रूप में देख रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी एस्टैब्लिशमेंट उनके अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हो, ताकि वो इसका एक पॉलिटिकल माइलेज ले पाए। दूसरी बड़ी खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां राजनेता एक खादी के वस्त्र पहन के और एक सिंपल अपना एटीट्यूड दिखाते हैं और जो उनका आचरण है उसको बड़ा सिंपल बताते हैं कि वो बहुत सिंपल हैं और जन के प्रतिनिधि हैं, हर एक आम आदमी के साथ वो जुड़े हुए हैं। वहीं इससे विरोधात्मक एक वाकया कल देखने को मिला है, जिसमें कांग्रेस के एक बड़े नेता केवल सिंह पठानिया धर्मशाला में तगड़ी पर सिक्कों पर तोले गए थे। तो मतलब कहीं न कहीं ये जो खादी के अंदर का आदमी है, कहीं अपने आप को राजा महसूस करता है। तीसरी बड़ी खबर भी राजनीति से जुड़ी हुई है। प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसने अपनी जो आला कमान है उससे अपनी आवाज को के तर्ज पर ही अरुणाचल में जो प्रेसिडेंशियल रूल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है उसके विरोध में जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया है। चौथी बड़ी खबर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अभी पीलिया के रोग से ग्रसित है और हर रोज एक नया इलाका, एक नई जो कस्बा है वो जुड़ रहा है इस जॉन्डिस के रिगार्डिंग। और सरकार के जितने भी जो मेजर्स हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स हैं या क्यूरेटिव मेजर्स हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे गिरते दिख रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर जो न केवल हिमाचल के लिए पर जो नॉर्थ जोन है उसके लिए पूरी तरह इफेक्ट कर रही है। हिमाचल में ड्राई स्पेल का जो ये सिलसिला है वो कल भी देखा गया था। कल भी उम्मीद जताई जा रही थी, जिस हिसाब से बादल आए थे हिमाचल में, कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बर्फबारी या बारिश होगी। पर कल भी जो मौसम था वो कल भी सूखा रहा था और जहां इससे पर्यटक परेशान हैं, वहीं जो बागवान हैं और जो किसान हैं वो इस सूखे के चलते काफी परेशान दिख रहे हैं। जी श्रमित, चलिए, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें, माफ कीजिएगा, हिमाचल की बड़ी खबरें बताई और हमारे साथ है आमिर सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पंजाबी ट्रिब्यून से। आमिर सिंह जी, आपका स्वागत है। और अब हम आपके साथ अखबारों की खबरों का विश्लेषण करेंगे। तमाम अखबारों में पंजाब की जो है, चाहे पंजाब की जो बड़ी अखबारें हैं वहां पर यही सुर्खियां हैं। कैप्टन इलेक्ट्स टू गिव बाईपोल गो बाय, कांग्रेस वालों जिमनी चोण दा बाइकॉट। हम भी लगातार कल से खबर दिखा रहे हैं और बराड़ साहब ने हमारे यहाँ सबसे पहले फोनो भी दिया था। वो कह रहे थे कि लोगों के साथ ये धोखा है। ये कांग्रेस की तरफ से किस तरीके का कदम है, इस पे विश्लेषण चाहेंगे आपका। और बाई इलेक्शन का जो था, कांग्रेस में लगातार बड़े लंबे समय से जो एक मंथन चलता रहा है और बाई इलेक्शन का जो मिजाज हो गया है पंजाब में, खास तौर पे पूरी गवर्नमेंट एक इलेक्शन को लड़ती है और गवर्नमेंट जितना मनी और मसल पावर उसमें इन्वॉल्व होता है उसको देखकर जो नॉर्मली माना जाता है कि जो रूलिंग साइड है, सत्ताधारी जो है, वो ले जाती है इलेक्शन इस एंगल से। और जो फैसला है कांग्रेस का, बड़े देरी से लिया गया फैसला है। मुझे लगता है इससे पार्टी में डिमोरलाइजेशन आई है। यदि ये फैसला पहले होता, माघी के मेले पे होता या इससे थोड़ा बहुत बाद होता, तब शायद पार्टी में, इनकी पार्टी में, कांग्रेस में इतनी कोई नाराजता ना आती। और
ये केवल एक बात नहीं है कि इसी बात को लेकर के गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है, इसकी वजह से इन्होंने विड्रॉ किया है। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी वजह रही है कि यदि बाई इलेक्शन अकाली दल जीतता है तो जो अकाली दल के खिलाफ एक माहौल बना है पिछले समय में, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मामला भी है, किसानों की खुदकुशी का मामला भी है, और भी बहुत सारे मामले जो स्टेट में हैं उनको लेकर चलता है। इनको लगता है कि जो डायरेक्ट फाइट फिर 2017 में होगी, यदि अकाली दल कांग्रेस से जीतता है तो कांग्रेस की लड़ाई में कुछ ना कुछ अंतर जापता है, कांग्रेस की लड़ाई थोड़ी फीकी पड़ जाएगी। ये भी एक वजह है कांग्रेस ने उस कॉन्टेक्स्ट को नहीं बांटने अच्छा, दिया। हमीर सिंह जी, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल ये है सिंह साहब, एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है, यहाँ इंग्लिश ट्रिब्यून में ये हेडलाइन है, वांटेड टू कॉन्टेस्ट बट सिक्की सेड नो। एक उम्मीदवार, आपको तो पता है कि टिकट को लेकर तमाम पार्टियों में कैसे मारामारी होती है, हमें टिकट चाहिए, हमें टिकट चाहिए। यहां पर ये जो हेडलाइन है, वांटेड टू कॉन्टेस्ट बट सिक्की सेड नो, इस पर आपका विश्लेषण चाहेंगे? सिक्की काफी पहले से ही कह रहा था नो कि मैंने नहीं लड़नी है, पर वो कांग्रेस हाईकमान ने उसका नाम डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि सिक्की सिटिंग एमएलए था, और सिटिंग एमएलए होने की वजह से उससे बेस्ट कैंडिडेट इनको नजर नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था उस एंगल का। इस वजह से जब वो सिक्की नो करता रहा, बार बार करता रहा, तो हाईकमान ने अपना बचाव करने के लिए अमरिंदर सिंह को कह दिया कि पीसीसी प्रेसिडेंट फैसला ले लेंगे। तब पीसीसी प्रेसिडेंट ने ये फैसला ले लिया कि हाँ ठीक है जी, हम बाई इलेक्शन में एक और कैंडिडेट भी थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट भूपेंद्र सिंह ने नामांकन भरा भी है, पर इन्होंने कहा कि उसके साथ हम नहीं जाएंगे और हम सिक्की के साथ ही जाएंगे क्योंकि वो इमोशनल मामला है, और जो भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने कहा है। अच्छा सिंह साहब, एक और बात यहाँ पर, आप कह रहे थे कि पूरा दल बल जुट जाता है, सरकारी अमला जुट जाता है जब ऐसे उपचुनाव होते हैं, लेकिन हमने पटियाला वाला मामला भी तो देखा था, वहां भी तो परनीत कौर आई थी जीतकर। उसमें बहुत सी बातें बाद में होती भी रही हैं ऐसी के तलवंडी साबो और पटियाला में शायद कोई एग्रीमेंट हो गया हो, कुछ हो गया, जैसे मोगा की बाई इलेक्शन हुई, तलवंडी साबो की बाई इलेक्शन हुई, जितनी भी जहां हुई, पटियाला में उस लेवल का कॉन्टेक्स्ट अकाली दल ने नहीं किया। वैसे हिस्टोरिकली भी पटियाला सिटी में अकाली दल ने कभी भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नेता पैदा नहीं किया जो लगातार लड़ता रहा हो, वो बेसिकली कांग्रेस के खाते सीट नॉर्मली जाती रही है। और दूसरा, क्योंकि अमरिंदर फैमिली का भी पटियाला में एक लेवल का असर है, बड़े लंबे समय से असर है लोकल होने के नाते, और ये एलिगेशन भी जरूर लगते रहे हैं कि तलवंडी साबो, और क्योंकि अमरिंदर सिंह तलवंडी साबो बाई इलेक्शन में बिल्कुल नहीं गए, कैंपेन नहीं किया वहां पर, और उन्होंने अकाली दल के टॉप लीडरशिप ने जहां बहुत ज्यादा कैंपेन नहीं किया, इसमें भी चर्चाओं का माहौल लगातार गर्म रहा है। और एक बाई इलेक्शन वो जीत जाने से, आप बाई इलेक्शन देखो कि आम आदमी पार्टी को पटियाला सीट पे भी और तलवंडी साबो सीट पे भी कितना पहले लोकसभा में समर्थन था, और इस बार बाई इलेक्शन में क्या हुआ आम आदमी पार्टी के साथ। अच्छा, ये जो कांग्रेस ने फैसला किया उसके बाद कांग्रेस में फूट नजर आ रही है। हमारे साथ सबसे पहले जगमीत बराड़ साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि ये तो जनता के साथ धोखा है। इसके अलावा राणा केपी सिंह जो है वो कहते हैं कि ये जो है हम 2017 की जंग लड़ेंगे, हमने पीठ नहीं दिखाई है। और इस बीच हमने अजीत अखबार में तस्वीरें देखी हैं, कुछ अजीत अखबार में तस्वीरें छपी हैं रमनजीत सिंह सिक्की साहब की, वो तस्वीर खिंचवाने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे थे, जो तस्वीरों में देखकर लग रहा है। तो ये संदेश कैसा गया, ये संदेश कैसा गया, पॉजिटिव गया या नेगेटिव गया जनता में? देखो, ट्रेडिशनली तो जब सोचा जाता है पॉलिटिक्स में, वो ये सोचा जाता है कि हर लड़ाई पार्टी को लड़नी चाहिए। ट्रेडिशनल एंगल तो ये है कि आपको मैदान छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी टाइप की फाइट हो आपको फाइटर की तरह नजर आना चाहिए। पर कोई खास सिचुएशन में कई दफा पार्टी पॉलिटिकल अपने एंगल से फैसला लेती है। हाँ, ये बात जरूर है कि कांग्रेस के अंदर नाराजता, क्योंकि कांग्रेस को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो रैक एंड फाइल था उसको शामिल ही नहीं किया गया। वो तो लास्ट दिन तक ये लड़ाई तैयारी कर रहा था कि हाँ हमने नामांकन भरने हैं, सीट लड़नी है। यदि ये फैसला उन सभी से राय करके मशवरा करके लिया जाता तो शायद इमीडिएट सेटबैक नहीं बचता जी। पर हो सकता है अल्टीमेट रिजल्ट, कई लोग कांग्रेस के ये सोचते हैं कि अल्टीमेटली इसका अकाली दल को बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, क्योंकि यदि फाइट होके अकाली दल कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट में आता और फिर ज्यादा लीड ले जाता तो शायद उसको ये लगता था। अब अकाली दल
किसके खिलाफ लड़ेगा? भाई बलदीप सिंह है जो आपके बागी हैं, जो और कई कैंडिडेट जो 8-9 खड़े हुए हैं। यदि अकाली दल बड़ी जीत हासिल भी कर जाता है तो ये मैटर नहीं करेगा, क्योंकि कोई मेजर साइड जो है वो लड़ ही नहीं रही, फाइट में ही नहीं है उस एंगल से। वो प्रेस्टीज इशू का जो सवाल था जिसको अकाली दल जीत के रिवाइवल करना चाहता था, लोगों में ये दिखाना चाहता था कि हमारी बहुत ज्यादा आज भी लोगों में पैंठ है, कोई लोग हमारे खिलाफ नहीं है, उसमें अकाली दल को थोड़ा दिक्कत होगी। बल्कि ये जो कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया है स्ट्रेटजिकली ये अकाली दल के भी अगेंस्ट मुझे लगता है उतना ही जाता है जैसे कांग्रेस में रास्ता आती है उस एंगल से। अच्छा, आपका विश्लेषण क्या कहता है कि अगर हम पीछे थोड़ा चलें 2012 को देखें तो वहां ये लगता है कि फैसले जो हैं दिल्ली से होते थे और वहां पर शिरोमणि अकाली दल के फैसले वहीं स्टेट लेवल पर हो जाते हैं। तो इस बार भी ये देखिए, ये वाला जो फैसला है यहां भी कुछ ऐसी बात देखी जा रही कि पहले जबरदस्त तैयारियां हो रही थी, हम करेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव, हम सब कुछ करेंगे, उसके बाद ये फैसला हो जाता है। तो ऐसे फैसले जो हैं कांग्रेस के लिए कितना नुकसान दे सकते हैं इस बार भी? ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस में जो एक दिक्कत रही है, हमेशा ही कैंडिडेट अनाउंस करने में देरी हो जाती है और वहां ग्रुपबाजी होती है, एक दूसरे की टांग खींचने की बात होती है। पर इससे ये लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने अपना बचाव करते हुए पीसीसी प्रेसिडेंट को डिसीजन मेकिंग का रोल दिया है। यदि इस एंगल से स्टेट्स के जुंटों को कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है इस कि वो अपने डिसीजन अपनी ठोस कंडीशन के मुताबिक करे, तब वो ज्यादा रीजनल लेवल पे फाइट कर सकते हैं। नहीं तो वो तो हाईकमांड कल्चर जो चल रहा है, वो हाईकमांड कल्चर ने ही कांग्रेस का डिफरेंट स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट्स में लीडर बड़े पैदा ही नहीं होने दिए, बड़े लीडर पैदा नहीं हुए और डिसीजन वहां नहीं होते, तो सभी अपने आप को बड़े लीडर मानने लगते हैं और एक दूसरे की खिंचाई करने लगते हैं। ये मुझे लगता है एक पॉजिटिव बात भी है इस एंगल से। बेशक कांग्रेस हाईकमान ने अपना बचाव किया क्योंकि उसका डिसीजन था, कैंडिडेट अनाउंस हो गया, कैंडिडेट विड्रॉ कर रहा था, तो इस मजबूरी में ही अमरिंदर सिंह को शायद ये दिया गया। पर फिर भी ये एक पॉजिटिव स्टेप इस एंगल से है कि स्टेट लीडरशिप को डिसीजन करने का राइट दिया जाना चाहिए। चलिए अगली खबर पर हम चलते हैं। कत्लेआम 84 विशेष जांच टीम की प्रगति रिपोर्ट तलब, ये सुर्खियों में है। फाइल रिपोर्ट ऑन 84 SIT प्रॉब SC टेल्स सेंटर। 84 से लेकर आज अब जो है 2016 हो रहा है, तो कोर्ट को ही क्यों सामने आना पड़ता है? मतलब तमाम जो सरकारें हैं या सियासी दल हैं वो बस अपना अपना फायदा देखते हुए कमेटियां बना देते हैं, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता। इसमें ऐसा है कि ज्यादातर 84 एक दर्दनाक बहुत बड़ा घटना थी और इसमें स्टेट की इंटरवेंशन, इसमें पार्टियों की इंटरवेंशन सभी की दिखाई देती है ओवरऑल। पर एक केवल पॉलिटिकल माइलेज के लिए तो इस इशू को उठाया जाता रहा है और जो पीड़ित हैं उनको कोई राहत दी जाए या कोई जस्टिस दिया जाए, इंसाफ दिया जाए। आप देखो इतने सालों के बाद तो गवाह नहीं बचते हैं, कितनी चीजें नहीं बचती हैं और कमीशन दर कमीशन बनते गए, कमेटी दर कमेटी बनती गई और जस्टिस कहाँ है, इंसाफ कहाँ है उस एंगल से। अब भी जे SIT बनाई फरवरी में, इसमें था 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, तब भी कोर्ट को इंटरवेंशन करनी पड़ी है कि क्यों नहीं आप जल्दी कोई ना कोई चीज इस एंगल से करते। मतलब ये है कि ओवरऑल जो पॉलिटिक्स है वो इतनी ज्यादा वोट बैंक ओरिएंटेड हो गई है कि उससे लाभ लो, वोट का एंगल देखो, बाकी चीजें अलग छोड़ो। जितना भी बड़ा नरसंहार हुआ, हमला हुआ, इतने लोग मारे गए और किसी को भी उस एंगल की सजा नहीं दी जाए, खासतौर पे पॉलिटिशियन को, जो पावरफुल लोग थे उनको किसी को भी ना शामिल किया जाए सजा में, तब ये हमारे न्याय प्रबंध पे भी और जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं और जो भी पॉलिटिकल हायरार्की है, जो एग्जेक्टिव है, उस सभी पे सवालिया निशान है। देश के एक जस्टिस सिस्टम पे भी एक लेवल का सवालिया निशान है। अच्छा, एक और यहाँ पर हेडलाइन है इंग्लिश ट्रिब्यून में, द ट्रिब्यून में, 2 years ऑन, देरा चीफ्स बॉडी रिमेन्स इन डीप फ्रीज। इस खबर को हम आपके नज़रिए से देखने चाहेंगे क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं और अब भी डीप फ्रीजर में है ये बॉडी। किस तरफ बढ़ रहा है ये मामला? ये पहले तो बहुत ज्यादा सरगर्मी से बढ़ा था, कोर्ट में भी केस गया और लोग भी ये महसूस कर रहे थे कि क्या ये इंडिविजुअल राइट किसी एक सेक्ट का राइट होता है कि किसी की डेथ हो जाए उसकी क्रिमेशन करनी है या नहीं करनी है, या एक लॉ ऑफ द लैंड होता है उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेने चाहिए।
पर धीरे धीरे हाई कोर्ट ने जे कह दिया था कि उस एंगल से हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और इसी वजह से वो 2 साल से वो बॉडी पड़ी हुई है। तो वो सेक्ट के लोग ये महसूस करते हैं कि जी बाबा जी हैं वो जिंदा होंगे, अलग टाइप की एक धारणा उस एंगल से चलती है। पर साइंटिफिक युग में आप उस धारणा को कितना मानते हो वो अपने पे निर्भर है। या तो लॉ इसमें, कोर्ट इसमें इंटरवेंशन करे, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होगी, स्टेट ये कहती है तब हम इंटरवीन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन नहीं है, इस वजह से वो अपना काम जैसे भी सेक्ट चलाना चाहता है चलता रहे। ये डिसाइड जरूर करना पड़ेगा कंट्री को कि कितना मतलब लॉ ऑफ द लैंड कितना इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। डिफरेंट रिलीजियस वजह से अपने अपने चीजों को करने देने का राइट किस हद तक होगा, जहां वो अल्टीमेट होगा जैसे भी करना चाहते हैं करते जाएं। अभी तक ये साइलेंट है, इस पे ना कोई स्टेट की एग्जेक्टिव ना हाई कोर्ट ने अभी कोई डिसीजन उस एंगल से नहीं दिया। ठीक है, 2 साल हो गए हैं, एक बॉडी पड़ी हुई है और उस पे ये भी जा रहे हैं कि लोगों का थोड़ा मोह भंग भी हुआ है। ऐसी रिपोर्टें भी छपी हैं कि कम जाने लगे हैं, लीडरशिप भी जो जाती थी उनमें भी थोड़ा बहुत कमी आई है। ये रिपोर्टें भी सामने आई हैं क्योंकि लोगों को क्लैरिटी नहीं है, स्पष्टता नहीं है, तब ऐसी बातें आगे क्वेश्चन मार्क जरूर लगाती हैं। अच्छा, द ट्रिब्यून में एक और खबर है, स्वाइन फ्लू क्लेम्स 11 लाइव्स इन 3 वीक्स इन स्टेट। और यहाँ पर कुछ आंकड़े भी हैं इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम की तरफ से। ये पंजाब के ही आंकड़े हैं, स्टेट के ही आंकड़े हैं कि 2011 से लेकर 2015 तक यहाँ पर जो केसेस आए और केसेस की संख्या भी बढ़ती गई। हालांकि 2012 में थोड़ी कम हुई लेकिन फिर बढ़ी, 2015 में 300 और डेथ्स का आंकड़ा जो है, मौतों का आंकड़ा, वो लगातार बढ़ता गया। ये स्टेट के आंकड़े हैं, कितनी गंभीरता दिखाने की जरूरत है? गंभीरता जिस लेवल की हेल्थ के और जानी चाहिए, देखनी चाहिए, वो दिखाई उस एंगल से नहीं देती है। एक तो वजह यह है कि केवल हेल्थ का ये मामला इस एंगल का नहीं है कि उसमें मेडिकल सपोर्ट कितनी मिलती है या नहीं मिलती है, उसमें ओवरऑल एनवायरनमेंट का इशू भी है। स्टेट में जिस लेवल का एनवायरनमेंट हो रहा है, जैसी आबो हवा खराब हो रही है, जैसे मिट्टी जहरीली हो रही है, केमिकलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से जिस एंगल से पानी का प्रदूषण हुआ है, उससे पंजाब में काला पीलिया, कैंसर और इस लेवल के जो फ्लू हैं डिफरेंट टाइप के, वो बार बार बढ़ रहे हैं और लगातार जारी है। उसमें एक स्ट्रेटजिकल जो अप्रोच अपनानी चाहिए वो गंभीरता दिखाई नहीं देती। सेकंड क्वेश्चन है कि वो जो सेहत का मामला है कि मेडिकल सेटअप, अस्पताल और डिफरेंट टाइप के डॉक्टरों की कितनी पोस्टें खाली हैं, कितनी हम सुविधाएं दे रहे हैं, खासतौर पे रूरल बेल्ट में जो है, रूरल बेल्ट में तो हमने जितनी 100 से ज्यादा जो डिस्पेंसरीज हैं और हॉस्पिटल हैं स्पेशलिस्ट विड्रा कर लिए हैं, क्योंकि 66% पॉपुलेशन अभी भी रूरल बेल्ट में रहती है और हम सेहत सुविधाएं उससे खींच रहे हैं बल्कि प्रोवाइड करने की बजाय देने की बजाय। और मटेरियल पे हम फोकस कर रहे हैं, जो मेडिसिन है और जो डॉक्टर है उस पे फोकस कम कर रहे हैं। और जिस वजह से ये है कि ये प्रॉब्लम जो बढ़ रही है लगातार और जो चिंताजनक भी है, इसको जिस तरीके से हल करना चाहिए मिलजुल के, वो तरीका नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल स्टेट में। उस लेवल की सेंसिटिविटी, उस लेवल की गंभीरता नहीं है। हाँ, कागजों में होता है कि जागरूकता मुहिमें भी चलती हैं, बताया जाता है इधर उधर का, और जितने भी फ्लू होते हैं उसका मतलब केवल हॉस्पिटल से नहीं है और वाटर वर्क्स से भी है, गंदगी से भी है, डिफरेंट टाइप की चीजों से भी है। उसका एक कोऑर्डिनेटेड जो एक एक्शन होता है वो दिखाई नहीं दे रहा। जी, गंभीरता दिखाने की जरूरत है ताकि ऐसी हेडलाइंस जो हैं इनसे बचा जा सके। खैर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों के इस विश्लेषण के लिए आमिर सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कुलबीर दीवान, हरिराम मिश्रा और विशाल द्विवेदी, आप तीनों का भी शुक्रिया हमें बड़ी खबरें बताने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।